दोस्तों, 14 अप्रैल 2024 की सुबह ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ये 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हुए इजरायली एयर स्ट्राइक का पलटवार था, जिसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर्स और उनके साथ 13 लोग मारे गए थे। इसी के साथ ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग छिड़ गई, जो पिछले 45 सालों से पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। ईरान की अगुवाई में तमाम शिया देश या शिया मलीशिया ग्रुप भी इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कभी पक्के दोस्त रहे ईरान और इजराइल के बीच 45 साल पहले प्रॉक्सी वॉर कैसे शुरू हुई, अब ईरान ने सीधी जंग क्यों शुरू कर दी और मिडल ईस्ट में आगे क्या सिनेरियो बन रहा है। ईरान और इजराइल 31 साल पक्के दोस्त रहे। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से एक अलग होकर इजराइल नया यहूदी देश बना। उस वक्त ईरान शुरुआती इस्लामी देशों में था, जिसमें इजराइल को मान्यता दी थी। 1948 में अरब देशों ने इजराइल से जंग शुरू कर दी। ईरान इस जंग का हिस्सा नहीं बना और इजराइल की जीत के बाद उसने इजराइल के साथ अच्छे संबंध भी बना लिए। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौरे हुकूमत में दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। उस दौर में ईरान पश्चिम एशिया में सबसे बड़े यहूदी समुदाय का घर था, यानी ईरान में उस वक्त पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा यहूदी लोग वहाँ पे रहा करता था। एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों देश के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता था। इजराइल हथियारों, टेक्नोलॉजी और खेती के सामान के बदले ईरान से 40% तेल आयात करता था। दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती थी। ईरान में इस्लामिक राष्ट्र की मांग फिर बहुत तेज हुई और दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। 1960 के दशक में ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी या खामिनी ईरान को मुस्लिम देश बनाने की मांग जोरों से उठा रहे थे। लिहाजा ईरान के शाह ने 1964 में खुमैनी को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया। खुमैनी ने इराक में रहकर इस्लामिक क्रांति की शुरुआत की। खुमैनी इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते थे। वक्त के साथ खुमैनी को ईरानी अवाम का साथ मिलना शुरू हो गया और 1979 में शाह पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, यानी उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी के साथ ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई, यानी ईरान इस्लामिक देश बन गया और शरिया कानून लागू कर दिया गया। ईरान में सत्ता बदलने के साथ ही इजराइल के साथ रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी सरकार ने यहूदी देश इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। दोनों देशों के बीच एयर रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तेहरान में वाक़े इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन के हाथों में सौंप दिया गया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान युद्ध को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसीलिए उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना हथियार बनाया। 1979 से दोनों के बीच शुरू हुई पर्दे के पीछे की जंग ईरान ने मिडल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और बाकी सुन्नी बहुल देशों से लड़ने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम से आर्मड ग्रुप का नेटवर्क तैयार किया। इसे तैयार करने में ईरान की स्पेशल सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की अहम भूमिका है। इसमें फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में तमाम शिया आर्मड समूह है, यानी ग्रुप है। पूरा मिडल ईस्ट 2 तरह के देशों में बटा हुआ है, पहले शिया बहुल और दूसरे सुन्नी बहुल। मिडल ईस्ट में मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब की आबादी में 90% या उससे ज़्यादा सुन्नी है। वही यमन, इजराइल, लेबनान और गाज़ा में 20 से 40% आबादी सुन्नी है। शिया मुसलमान ईरान, इराक, यमन, लेबनान में बहुत ज़्यादा है। ईरान की अगुवाई में शिया बहुल देश या शिया मुस्लिम इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं और ईरान इनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इनके जरिए पिछले 4 दशक से दोनों के बीच प्रॉक्सी वार जारी है। इजराइल भी इसमें पीछे नहीं है। 2010 में शुरुआत से इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार
बनाने से रोकने के लिए उसके कई परमाणु ठिकानों और साइंटिस्ट को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए साइबर अटैक का भी सहारा लिया। ईरान पर भी आरोप लगते हैं कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करवाता रहता है। जनवरी 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मद को बम से उड़ा दिया गया। ईरानी मीडिया ने इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ बताया। फिर 2010 में तेहरान में शाहिद बहशती यूनिवर्सिटी के परमाणु इंजीनियरिंग फैकल्टी मजीद शहरियारी की काम पर जाते वक्त कार हादसे में मौत हो गई। उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद ने हमलों के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया था। जनवरी 2012 में केमिकल इंजीनियर मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की कार बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई। इस हमले के लिए भी ईरान ने इजराइल और अमेरिका को दोषी ठहराते हुए रोशन को एक परमाणु साइंटिस्ट बताया था। नवंबर 2020 परमाणु साइंटिस्ट मोहसी फखरीजादेह की तेहरान के बाहर सड़क किनारे हमले में मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल खुफिया एजेंसी को लंबे वक्त से शक था कि फखरीजादेह ईरानी परमाणु हथियार प्रोग्राम के जनक थे। उन्हें 2007 में यूएस और 2008 में अमेरिका ने बैन कर दिया था। फिर मई 2022 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के कर्नल हसन सैयद खुदाई को तेहरान में उनके घर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हत्या के पीछे इजराइल का हाथ बताया था। जून 2010 में बुशहर स्थित परमाणु प्लांट के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस अटैक हुआ, जिसने सितंबर तक 14 प्लांट्स के 30,000 से ज्यादा कंप्यूटर को अपने झांसे में लिया। जांच के बाद ईरान ने इजराइल को इस साइबर हमले का जिम्मेदार ठहराया था। अप्रैल 2011 ईरान के पैसिव सिक्योरिटी संगठन के प्रमुख घोलमरेजा जलाली के मुताबिक स्टार्स नाम के एक वायरस ने ईरान की सरकारी फाइल की कॉपी की, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका को दोषी ठहराया गया। फिर नवंबर 2011 में स्टक्सनेट पर आधारित ड्यूक नाम के एक वायरस का पता लगा। ड्यूक का मकसद भविष्य के साइबर हमलों के लिए डेटा इकट्ठा करना था। ड्यूक स्पाईवेयर का संबंध इजराइल से बताया गया था। फिर अप्रैल 2012 को वाइपर मेलवेयर ने ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय और राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी के कंप्यूटर्स के डेटा को डिलीट कर दिया। फिर मई 2012 में फ्लेम नाम के वायरस ने ईरान के सरकारी डेटा को चोरी करने के लिए सरकारी कंप्यूटर पर हमला किया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया था। अक्टूबर 2018 में ईरान ने स्टक्सनेट के नए जनरेशन के अटैक को रोका। साइबर अटैक के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया। फिर अक्टूबर 2018 में सब्सिडियरी रेट पर तेल खरीदने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए कार्ड के सिस्टम पर अटैक, ईरान के सभी 4,300 पेट्रोल पंप पर इसका असर पड़ा। फिर मई 2020 में ईरान के दक्षिणी तट पर शाहिद रजाई बंदरगाह पर समुद्री यातायात को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर पर अटैक। वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसके पीछे भी इजराइल का हाथ बताया गया था। जनवरी 2018 में इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने तेहरान में छापा मारा और परमाणु हथियारों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए, जिसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1 लाख पन्नों वाली ये गुप्त फाइल साबित करती है कि ईरान परमाणु हथियार प्रोग्राम नहीं होने के बारे में झूठ बोलता रहा है। दिसंबर 2023 में पब्लिश द वॉल स्ट्रीट जर्नल में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने स्वीकार किया था कि इजराइल ने फरवरी 2022 में एक मानव रहित प्लेन पर हमला किया और एक वरिष्ठ IRGC कमांडर की हत्या की थी। मई 2022 में इजराइल ने तेहरान के दक्षिण पूर्व में प्राचीन सैन्य परिसर पर हमला किया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हुई थी। जनवरी 2023 में सेंटर इस्फहान में एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला हुआ, जिसको रोक दिया गया। ईरान और इजराइल के बीच कैसे शुरू हुई आमने सामने की जंग, तो जानते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला और 234 को बंधक बना लिया। इसके कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया।
गाजा में हमले के बाद से ईरान ने प्रॉक्सी हमले तेज कर दिए। जवाब में इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने कहा कि हमास के हमले के बाद इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया का जवाब इजराइल विरोधी समूह द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइलें, मोर्टार्स, रॉकेट दागने शुरू कर दिए। ऐसे में इजराइल की सेना को एक ही वक्त पर 2 मोर्चे पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर में हिजबुल्लाह के खिलाफ और पश्चिम में गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ। ईरान से समर्थन प्राप्त लेबनान का कट्टर शिया मुस्लिम संगठन हिजबुल्लाह जंग शुरू होने के बाद से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। वही यमन में हुती विद्रोही इजराइल जाने वाले कमर्शियल शिप को निशाना बना रहे हैं। ईरान को सपोर्ट करने वाले संगठनों ने मिडल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने चेतावनी दी थी कि उसके सहयोगी संगठनों के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में इजराइल का जंग समाप्त नहीं हो जाता। 1 नवंबर 2023 को मिस्र और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के बीच सिर्फ एक रास्ता राफा सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया गया। इजराइल ने अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि यहां से हमास युद्ध को ऑपरेट कर रहा है। हुती ने लाल सागर से गुजर रहे इजरायली गैलेक्सी लीडर कार्गो जहाज पर अपना हेलीकॉप्टर उतारा और उसे हाईजैक कर लिया। नवंबर के आखिर में दोनों ही देशों ने जंग पर रोक लगाने में सहमति बनाई, लेकिन संघर्ष फिर भी जारी रहा। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले तेज हुए और मरने वालों की तादाद बढ़ने लगी। दिसंबर 2023 में इजराइल पर सीरिया में मिसाइल हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ सलाहकार सैयद रजी मौसवी की मौत का आरोप भी लगा था। हालांकि इजराइल ने इस मामले में टिप्पणी यानी कमेंट करने से इनकार कर दिया था। फरवरी 2024 में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया, जिसे ईरान के तेल मंत्री जवाद ओवजी ने इजरायली साजिश बताया था। अप्रैल में सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजराइल के अटैक से युद्ध ट्रिगर हो गया। ईरान हथियारों को इराक और सीरिया के जरिए लेबनान में इजराइल विरोधी मलीशिया हिजबुल्लाह तक पहुंचाता है। ईरान इन्हीं एडवांस मिसाइल, ड्रोन की मदद से हिजबुल्लाह उत्तरी सीमा से इजराइल पर हमला करता है। हथियारों की सप्लाई को रोकने और उत्तरी सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इजराइल ने कई बार सीरिया में हथियारों की खेप ईरान और उसके सहयोगियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार इन हमलों में ईरानी लोग मारे गए हैं। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के इस जंग में आगे क्या होगा। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने मंडे को ईरान के हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के पास काफी कम विकल्प है। किसी भी एक्शन की इजराइल को कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले 6 महीनों से वो गाजा पट्टी पर हमास से लड़ रहा है। इसके अलावा भी इलाके में ईरान की प्रॉक्सी वार का सामना कर रहा है, यानी वहां से हिजबुल्लाह है, यमन है, हुतीज है और हमास भी है। विदेशी मामलों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल ईरान के हमलों का जवाब जरूर दे सकता है। हमला कितना बड़ा होगा ये देखना होगा। सीधा हमला करने के बजाय इजराइल ईरान के प्रॉक्सी सहयोगियों के सप्लाई ठिकानों पर हमला कर सकता है, लेकिन इससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को खतरा सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती से भी है। इजराइल तीनों ओर से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी सहयोगियों के सप्लाई ठिकानों पर हमला कर सकता है। तेल अवीव में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज INSS के ईरान एक्सपर्ट्स रज जिम्ट के मुताबिक इजराइल ईरान का टकराव बहुत ही खतरनाक है। इजराइल को तेहरान की जवाबी कार्रवाई का डर भी सता रहा है। इजराइल कभी भी ईरान में सैन्य स्थलों के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ईरान इसका कड़ा जवाब दे सकता है। साथ ही ऐसा करने से उसके सहयोगी भी अलग हो सकते हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक अभियान में हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी तरफ ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश करेगा, यानी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाने की कोशिश करेगा, ताकि अमेरिका इजराइल पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक दबाव डाले। प्यारे दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये जंग क्यों शुरू हुई, कब से शुरू थी और आगे क्या हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस खबर को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे।